मेरी ही बेटी होकर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब पायल पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। पुलिस का नाम सुनते ही माँ के पैर पकड़ रोने लगी। नहीं माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ माँ, पुलिस मत बुलाओ, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगी। अभी तक तो श्रेया चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी, फिर उसने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर पायल सन्न रह गई। असल में श्रेया और आदित्य की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। दोनों एक दूसरे को कॉलेज में मिले थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी भी हो गई। शहर की पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली श्रेया जब गांव के माहौल में आई तो उसके लिए ससुराल में सब कुछ नया था। लेकिन कोई ऐसा भी था घर में जो श्रेया को पसंद नहीं करता था, और वो थी श्रेया की ननद पायल। पायल बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि श्रेया शादी करके इस घर में आए। इसकी 2 वजह थी। पहली तो वो आदित्य की शादी अपनी सास के रिश्तेदारी में करवाना चाहती थी, क्योंकि उसकी सास ने खुद बोला था, जिससे कि पायल को लगा कि अगर आदित्य की शादी मेरे सास के रिश्ते में हो गई तो मेरी सास हमेशा मेरे सामने झुक कर रहेंगी, ससुराल में मेरा मान सम्मान होगा। और दूसरा अपने मायके में अब तक शादी के बाद भी जहाँ पायल की ही चलती थी, वहाँ अगर शहर की पढ़ी लिखी तेज तर्रार श्रेया आ गई तो मायके में पायल की अहमियत भी खत्म हो जाएगी। बस इसीलिए पायल इस शादी के खिलाफ थी। पायल ने अपनी माँ सुनीता देवी के कान में श्रेया के खिलाफ भरना शुरू कर दिया। माँ, जरा देखकर, समझदारी से, शहर की बहू है, तेज तर्रार है, 2 मिनट ना लगेंगे सबको अपने इशारों पर नचाते हुए। जैसे भैया को नचाया है वैसे ही कहीं आपको भी न नचाने लगे। बेटी की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी सुनीता देवी के मन में श्रेया को लेकर गलतफहमी होने लगी, जिसके चलते सुनीता देवी हमेशा श्रेया को पायल से कमतर ही समझा। उनकी नज़रों में पायल श्रेया से परफेक्ट थी। कहीं ना कहीं वो उनकी बेटी भी थी। लेकिन श्रेया को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपने सपनों के घर में आई थी, खुशी खुशी अपना सपना जीना चाहती थी। लेकिन पायल, जो कि शादी के बाद भी मायके में ही पड़ी रहती थी, हर बात में श्रेया पर ताने कसती। अभी भी उसके मन में ये था कि अगर श्रेया को परेशान करेगी तो क्या भरोसा, शहर की लड़की है, इतना रिश्तों को क्या समझे, आज नहीं तो कल सब कुछ छोड़कर भाग ही जाएगी। इसलिए पायल ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती जहां श्रेया को नीचा ना दिखा सके। एक दिन उसने बातों ही बातों में श्रेया से कहा, भाभी, शहर की पढ़ाई तो खूब की होगी, लेकिन रोटियां बेलने भी आती है या नहीं? बेटी की बात सुन सविता देवी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ, ये तो सही कह रही हो बेटा। आजकल की लड़कियां तो बस अंग्रेजी झाड़ना जानती हैं, घर चलाना तो इन्हें आता ही नहीं। सास ननद की तीखी बातें सुनकर भी श्रेया मुस्कुरा कर रह जाती, क्योंकि उसे पता था कि शायद पायल दीदी उसे पसंद नहीं करती। जब श्रेया पायल की किसी भी बात का जवाब नहीं देती तो ये भी पायल के बर्दाश्त के बाहर होता था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। इसलिए उसने श्रेया को इस घर से बाहर निकालने के लिए कुछ अलग ही चाल चलने की सोची, और अपने इस चाल में उसने अपनी माँ तक को शामिल नहीं किया, और बड़ी ही चालाकी से पायल धीरे धीरे करके अपनी माँ की अलमारियों से गहने, रुपए और कीमती चीज़ें गायब करने लगी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी होगा तो शक सीधा घर की नई नवेली बहू पर ही जाएगा, क्योंकि अभी इस घर में नई नई वही आई है। एक दिन अचानक ही सविता देवी ने अपनी पुरानी अलमारी खोलते हुए जोर की चीख मारी, अरे मेरी सोने की चैन कहाँ गई? सविता जी की आवाज़ सुन पायल भागते हुए उनके कमरे में गई। पीछे पीछे श्रेया भी भागी, ये सोचकर कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। पायल को देखते ही सविता जी ने कहा, पायल, मेरी सोने की चेन देखी तुमने? यहीं तो रखा था मैंने, मिल नहीं रही है। बस इतना सुनते ही पायल मन ही मन मुस्कुराते हुए और आंखें नचाते हुए बोली, माँ, आज तक तो इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
सोने चांदी सब कुछ ऐसे ही रखे रहते थे। फिर अब माँ, हमें छोड़ किसी और को भी घर में नया लाया गया है, समझ तो जाइए। इधर श्रेया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस हैरानी से दोनों माँ बेटी को देखे जा रही थी कि तभी बेटी की बात सुन सविता जी ने गुस्से से श्रेया की ओर देखते हुए बोली, तूने चुराया क्या मेरी चैन? सास के मुंह से अपने लिए चोर शब्द सुन पहले तो श्रेया हड़बड़ा गई, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रूठे हुए गले से उसने कहा, नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। लेकिन सविता देवी ने श्रेया की बात नहीं सुनी और उन्होंने सीधे सीधे चोरी का आरोप श्रेया के ऊपर लगा दिया। शाम को जब आदित्य घर आया, सविता जी और पायल रोते हुए एक एक बात आदित्य को बताते हुए कहती हैं, बेटा, आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बहू ही आई है ना इस घर में। सोचो, इतनी मोटी चैन मेरी कैसे खो सकती है। पहले तो आदित्य को सविता जी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, हो सकता है कि चैन इधर उधर कहीं गिर गई हो। एक बार आप ध्यान से देखिए, मैं श्रेया को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती भैया? तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? जानते ही हो अभी कितना मुश्किल से 2 साल से ही तो तुम भाभी को जानते हो ना। और खुद ही सोचो, आज तक तो हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस घर में एक भाभी ही तो नहीं आई है ना। पायल ने अपनी ओर से आदित्य को श्रेया के खिलाफ चढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब आदित्य ने इस बात को लेकर साफ साफ ना कर दिया कि श्रेया ऐसी नहीं है, तो पायल को लगा कि अब उसे अपनी चाल थोड़ी और बढ़ानी होगी। इसलिए अगले दिन उसने फिर से अपनी माँ के झुमके गायब कर दिए। उस दिन भी घर में बवाल हुआ, सविता जी का रोना धोना हुआ, लेकिन बात किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। सब यही सोचकर परेशान थे कि आखिर इस घर में ये सब अचानक से हो क्या रहा है, और वो भी तब से जब से श्रेया इस घर में आई है। इधर श्रेया भी ये सोचकर परेशान थी कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। क्या सच में गहने चोरी हो गए हैं या माँ जी झूठ बोल रही हैं? और अगर माँ जी झूठ बोल रही हैं तो क्यों? घर में सबकी नज़रें श्रेया पर थी। फिलहाल तो 2 दिन तक शांति रही घर में। सविता जी अपने खोए हुए गहनों को लेकर परेशान थी कि अचानक 2 दिन बाद ही फिर से सविता जी का रोना धोना शुरू हो गया। अब की बार तो सविता जी आदित्य के सामने ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, बेटा, अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गहने तुम्हारी पत्नी ने ही चुराए हैं। जब से ये घर में आई है तब से चोरियां हो रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस को बुलाओ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार मेरा खानदानी हार चोरी हो गया। एक वही तो धरोहर थी मेरी। तुम अभी के अभी पुलिस को फ़ोन करो। जब सविता देवी साफ साफ श्रेया के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगी तो श्रेया रो पड़ी और रोते हुए आदित्य से बोली, आदित्य, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरा विश्वास करो, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि बार बार अगर किसी के सामने एक ही बात दोहराया जाए तो सामने वाला उसे कहीं ना कहीं सच मान बैठता है। यही हाल हुआ आदित्य के साथ। एक तो श्रेया के आने के बाद इस घर में चोरियां, और हर बार शक श्रेया के ऊपर। कहीं ना कहीं आदित्य का विश्वास डोल गया था। इस बार आदित्य ने भी श्रेया की बातों पर विश्वास नहीं किया। श्रेया घर में अगर चोरी हो रही है और बाहर का कोई नहीं आया तो शक तो होगा ना तुम पर। पति की बात सुन श्रेया अंदर ही अंदर टूट गई। उसने आदित्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य समझने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि तभी पायल जोर से गरजते हुए चिल्लाई, बस करो श्रेया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। भैया, खड़े खड़े उसकी बातें क्या सुन रहे हो? बुलाओ पुलिस को। सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी और कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसी घटिया औरत से आपका पाला पड़ा है। बुलाओ पुलिस को। हाँ हाँ बुलाओ। जितनी तेज पायल ने पुलिस बुलाने के लिए बोला, उससे भी दुगनी तेजी से श्रेया चीखते हुए बोली, हाँ हाँ बुलाओ पुलिस को। आखिर सबको पता भी तो चले कि असली चोर कौन है और कौन घटिया है।
मतलब? श्रेया की बात सुन आदित्य ने हैरानी से उसे प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो श्रेया? तुम्हें पता है ये चोरी कौन कर रहा है? हाँ, मुझे सब पता है, श्रेया ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा। श्रेया की बातें सुन सब हैरान थे, लेकिन पायल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। फिर श्रेया ने कहना शुरू किया, जब इस घर में पहली बार मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा था, उस समय तो मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब दूसरी बार भी मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा तो मैं समझ गई कि जरूर कोई ना कोई इसके पीछे है, जो जानबूझकर मुझे बदनाम करना चाहता है, सबकी नज़रों में मुझे गिराना चाहता है। पहले तो मुझे माँ जी पर ही शक था कि वो जानबूझकर अपने गहने गायब कर मुझ पर झूठा चोरी का आरोप लगा रही हैं। इसलिए मैंने उनकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए और खुद को बेकसूर साबित करने के लिए चुपचाप ऑनलाइन एक कैमरा पेंडेंट खरीदा और उसे माँ जी की अलमारी के पास टांग दिया। मैं अभी वो पेंडेंट लेके आती हूँ, कहते हुए श्रेया अलमारी से वो कैमरा लेकर आई और सविता जी से बोली, माँ जी, आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। कहते हुए उसने टीवी पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग देखते ही सबके होश उड़ गए। पायल चोरी करते हुए कैमरे में कैद थी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पायल चुपचाप अलमारी खोलती, गहने चुराती और उन्हें अपने कपड़ों में छिपाकर ले जाती थी। ये देख पायल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। खड़े ना रह पाई वो अपने पैरों पर और वहीं पास के पड़े सोफे पर धम से बैठ गई। बेटी की हरकत देख सुनीता देवी का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। तब श्रेया ने कहा, माँ जी, माँ बेटी का रिश्ता तब तक पवित्र होता है जब तक उसमें सच्चाई हो। आप हमेशा मुझे पराया समझती रहीं और आपकी बेटी, अपनी ही बेटी, आपको, आपके घर को लूटती रही। सच्चाई अब आदित्य के भी सामने थी। सारा सच जान आदित्य की आंखें भर आई। वो श्रेया के पास जाकर बोला, श्रेया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे भरोसे को ठुकराया। मैं क्या करता तुम ही बताओ। आज से पहले इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं मैं भी भटक गया था, और ऊपर से पायल ने मुझे तुम्हारे खिलाफ इतना भड़का दिया था। तभी सविता जी की नज़रें पायल पर पड़ी। गुस्से में उन्होंने पायल को खूब डांटा। पायल, ये क्या किया तूने? मेरी बेटी होकर मेरे ही गहने चुरा रही थी। अरे, तुझे चाहिए थे तो मुझसे साफ साफ मांग लेती, खुशी खुशी मैं तुझे दे देती। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, फिर भी तुमने अपनी माँ से ही चोरी की। बहुत बुला रही थी ना पुलिस, अब बुलाओ। पुलिस तो आएगी और तुम्हें लेकर भी जाएगी। ये सारा किया कराया तुम्हारा है, तो अब तुम ही भुगतो। आदित्य, बुलाओ पुलिस को। मेरी बेटी होकर इसने मेरे साथ ही छल किया है। अब पायल पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। पुलिस का नाम सुनते ही वो माँ के पैर पकड़ रोने लगी। नहीं माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माँ, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगी। अभी तक तो श्रेया चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। तभी सविता जी ने श्रेया से कहा, बहू, गलती तो मुझसे हुई है, मैं इसकी बातों में आई, लेकिन ये मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी गुनहगार है। इसलिए इसे क्या सज़ा देनी है, क्या सज़ा नहीं देनी है, ये तुम ही डिसाइड करो। मैं इस बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाली। बहुत दे दिया मैंने इसका साथ। ये अपनी हरकतों से इतना नीचे गिर गई है कि अपनी माँ तक के गहने चुराने में इसे शर्म नहीं आई। तुम बुलाओ पुलिस को और इसे कर दो पुलिस के हवाले। नहीं भाभी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं आपकी ननद हूँ, एक बार मुझे माफ़ कर दो। श्रेया ने ध्यान से पायल को देखा। आज उसके चेहरे पर घमंड, अकड़ सब गायब थे। कुछ सोचते हुए श्रेया ने कहा, अगर मैंने पुलिस बुला ली तो ये 4 दिन के लिए जेल में बंद रहेगी और दोबारा से आकर फिर से मेरे ही खिलाफ, मेरे ही घर में साजिश करेगी। खुद का घर तो बसा नहीं पाई, मेरा भी नहीं बसने देगी। तो बेहतर होगा कि इसकी सबसे बड़ी सज़ा यही होगी
कि जिस ससुराल से डर के ये शादी के बाद मायके में ही पड़ी है, ये हमेशा हमेशा के लिए अपने उसी ससुराल चली जाए और गलती से भी मायके का नाम भी ना ले। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आने से मेरे घर में दोबारा कोई कलेश हो। अपने ही घर में मैं चोर साबित हूँ, इसलिए अभी के अभी इन्हें इनके ससुराल भेज दीजिए, जहाँ से जिंदगी भर इन्हें बेल ना मिल सके। कहते हुए श्रेया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। श्रेया की ऐसी अनोखी सजा सुन सभी हैरान थे, खास करके पायल। कहाँ वो इस घर से हमेशा राज करने की सोच रही थी, कहाँ इस घर में श्रेया को बाहर निकालने की सोच रही थी, और कहाँ हमेशा हमेशा के लिए इस घर से उसकी विदाई हो गई। पायल को हमेशा के लिए उसके ससुराल भेज दिया गया, जहाँ पलटकर कभी भी किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। खुद सबिता देवी भी बेटी की हरकत से इतने गुस्से में थी कि वो भूल बैठी थी कि उनकी भी कोई अपनी बेटी है।